नमस्कार मित्रों, पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर में आप सभी का स्वागत है। और इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को हम शुरू करते हैं। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए देर ना करते हुए तुरंत हम शुरू करते हैं। आपकी आज की जो टॉपिक हमारी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसके हम कंटेंट को समझेंगे और उसका नाम क्या है, नरेशन। हम किस नाम से जानते हैं? तो नरेशन के नाम से जानते हैं। जब हमने नरेशन को समझने की कोशिश की, जब हमने इस नरेशन को समझने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक बात समझ में आई। इस नरेशन को हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। इस नरेशन को हम स्पीच के नाम से जानते हैं। जब हमने इस स्पीच को समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया। इस स्पीच को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले का नाम देते हैं हम क्या? शाबाश, आपने कहा कि सर डायरेक्ट नरेशन होगा। पहले का नाम हमने डायरेक्ट स्पीच कहा। पहले का नाम हमने डायरेक्ट स्पीच कहा सरकार। फिर जब हमने समझने की कोशिश की कि दूसरे को क्या नाम दें, तो एक बात समझ में आई। इसे हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। अगर हम इसे कहने की कोशिश करें तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपने यहाँ सीखा, बहुत अच्छा। आपने सीखा कि नरेशन को हम स्पीच के नाम से जानते हैं और स्पीच को हम दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। पहले को समझने की कोशिश की तो इनडायरेक्ट स्पीच, और दूसरे को समझने की कोशिश की, शाबाश, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे थोड़ा सा कहने और पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। ऊपर वाला हमारा जो है इसे हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के नाम से और इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो फिर पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को आगे ले चलें। चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि तुझे क्या नाम दूं। मतलब जब हमने डायरेक्ट स्पीच को समझने की कोशिश की तो एक बात यहाँ पे हमें समझ में ही आ गया कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर्स वर्ड्स आर जो होते हैं, स्पीकर वर्ड्स आर क्वेटेड होते हैं। क्वेटेड मीन्स क्या होता है गाइज? स्पीकर जैसे कहता है उसे एज इट हम लिखने की कोशिश कर देते हैं। और उसे एज इट लिखने की जब कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें इस सिंबल का यूज़ करना होता है, जिसे इन्वर्टेड कामास के नाम से जानते हैं। जब हमने डायरेक्ट स्पीच को समझ लिया तो फिर कहानी गई इनडायरेक्ट स्पीच पे। अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की कोशिश की। जब हमने इसकी कहानी को समझा तो इसने हमें क्या बताया? हमें ये बताया कि स्पीकर्स वर्ड्स आर, अब जो स्पीकर का वर्ड्स होगा गाइस, स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड को अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हमने मैनिपुलेटेड को समझने की कोशिश किया तो इसे एक नाम से और जानते हैं। वो सरकार नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज याद रखिएगा, जो हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सफर में बढ़ते हैं तो हम करते क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। जब हमने ट्रांस को समझने की कोशिश की, ट्रांस माने चेंज, और फॉर्म माने क्या होता है? स्ट्रक्चर। फॉर्म माने क्या होता है? स्ट्रक्चर गाइस। तो जब ये समझ में आ गया कि ट्रांस माने होता है चेंज करना और फॉर्म माने होता है स्ट्रक्चर, इसका मतलब जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की, इसका मतलब जब हमने
ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से एक कहानी समझ में आई। बड़े प्यार से एक कहानी समझ में आई। वो कहानी क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, स्ट्रक्चर कैन बी चेंज हो सकता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमारा जो शब्द संरचना होता है, हमारे पास जो शब्द संरचना होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। बट अगर समझने की कोशिश करें, बट मीनिंग डज नॉट चेंज, बट मीनिंग डज नॉट चेंज। जब हमने इसे समझा ट्रांसफॉर्मेशन को तो बड़े प्यार से समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, शब्दों की संरचना बदलेगी लेकिन जो उसका मीनिंग होगा वो नहीं बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। अर्थात हमने जब समझने की कोशिश की डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड, स्पीकर जैसे कहता है हम उसे एज इट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब शब्दों की संरचना में चेंजिंग करते हैं, न कि हमारे अर्थ में कोई चेंजिंग होता है, यहां तक की बात जब समझ में आ गई तो फिर गाइस हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हमने आगे समझने की कोशिश की तो चले बड़े प्यार से हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो वो आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस आता है। अगर हमने असर्टिव सेंटेंस को समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारे पास मेन वर्ब होती है कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जब हमने ये समझा कि असर्टिव सेंटेंस में को कैसे पहचानेंगी तो बड़े प्यार से समझ में आया। क्या समझ में आया? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर इंटेलिजेंट। राम सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट। जब हमने इसे समझने की कोशिश की, जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश की तो सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि राम क्या है। सबसे पहले अगर हमने राम को समझने की कोशिश की तो राम हमारे पास स्पीकर है। और किसका स्पीकर है? रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है। किसका स्पीकर है? रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर जब हमने यहाँ पर इस मी को समझने की कोशिश की तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पर जो मी हमारे पास है ये क्या है? लिसनर है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। राम यहाँ पर स्पीकर हुआ, मी यहाँ पर लिसनर हुआ। तो सरकार एक चीज़ बताइए, स्पीकर कहेगा तो सुनेगा कौन? आपका जवाब आया कि सर राम कहेगा तो मी सुनेगा। इसका मतलब ये हुआ स्पीकर जो कुछ कहता है उसे सुनने का काम कौन करता है? लिसनर। स्पीकर जो कुछ कहता है उसे सुनने का काम कौन करता है? लिसनर। स्पीकर हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। लिसनर हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन। इसे हम आगे समझेंगे। लेकिन इस समझाने में थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो भाग हमारा यहाँ पर है
जो भाग हमारा यहाँ पर है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं। तो एक बात समझ में आई कि राम जो कुछ कहता है, राम जो कुछ कहता है वो बनता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। वो बनता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। गाइस एक बात समझ में आ गई बड़े प्यार से कि राम ने जो कुछ कहा, राम ने जो कुछ कहा वो बना क्या, रिपोर्टेड स्पीच। वो बना क्या, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें एक चीज और हम समझेंगे गाइस, और बड़े प्यार से ये पूरी चीज हमें समझ में आती जाएगी। चलिए, हमने जब इसे सेट टू को समझने की कोशिश की तो एक बात समझ में आई कि जो सेट टू हमारे पास है इसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम होता है टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे हम थोड़ा और इजी करके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यही बताती है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा है। रिपोर्टिंग वर्ब ही बताती है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसा है। हमें ये समझ में आया कि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बताती है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी ये बताएगी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है। अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्टिंग वर्ब का कार्य क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बताना। अब अगर आप टेंस को समझने की कोशिश करें, अगर आप टेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े प्यार से समझ में आया, बड़े प्यार से समझ में आया कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस क्या आ सकता है। आपने कहा कि सरकार रिपोर्टेड स्पीच में या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही टेंस हैं, या तो फ्यूचर टेंस आएगा। तो सबके अलग अलग यहाँ पे फंक्शन होते हैं और क्या होता है, यूज होता है। तो एक बार और मैं इसका विश्लेषण कर देता हूं और आपको बातें जो है समझ में आ जाएगी। चलिए बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले हमारे पास आया और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब और बड़े प्यार से मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जब हमने इस पूरे सेंटेंस को 1 बाय 1 समझने की कोशिश की तो इसका नाम क्या दिया, स्पीकर। किसका स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर। इसका नाम क्या दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर। स्पीकर जो कुछ भी कहेगा, स्पीकर जो कुछ भी कहेगा उसे सुनने का काम कौन करेगा, लिसनर। आपने एक चीज और बताया कि सर स्पीकर जितना कुछ कह देता है वो बनता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बनता है, रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक की बातें जब समझ में आ गई तो हमने इस भाग को समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया। इसे हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तुझे क्या नाम दूं, नाम क्या दिया जाए, इसे हमने नाम देने की कोशिश की, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका काम क्या होगा, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का निर्धारण करती है। और जब हमने टेंस को समझने की कोशिश की तो हमारे पास 3 टेंस होते हैं। पहले का नाम हमने कहा प्रेजेंट, दूसरा क्या हो सकता है, पास्ट, और तीसरा क्या हो सकता है, फ्यूचर। तो आज का हमारा ये सफर था केवल समझाने के लिए कि नरेशन में कैसे कैसे चेंज होते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग करके और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करके और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ तक का सफर तो आपने समझ लिया, लेकिन जैसे हम थोड़े से कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे तो बड़े प्यार से समझ में आएगा कुछ चीजें। चलिए आप समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पीकर। ये हमारे पास क्या है, स्पीकर। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर हमने समझा कि ये क्या है, लिसनर।
ये क्या है? लिसनर। किसका गाइस? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब अगर आपसे सवाल करें कि हमें ये बताइए कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर कभी चेंज होगा? क्या राम को मोहन बना दें, राम को हरि बना दें, राम को घनश्याम बना दें? आपका जवाब आएगा नहीं सर, रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर कभी नहीं बदलता है। फिर हमने जब समझने की कोशिश की, हमें ये बताइए इसे किस नाम से जानते हैं? आपने कहा लिसनर। फिर जब हमने बड़े प्यार से पूछा, बहुत अच्छा, आपने कहा सर रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा लिसनर होता है वो भी नहीं बदलेगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर भी नहीं बदलेगा। अगर मी को हिम कर सकते हैं, मी को हर कर सकते हैं, मी को इट कर सकते हैं, तो आपका जवाब आया नहीं सरकार, आपका जवाब आया नहीं ये हो नहीं सकता, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। राम ही रहेगा स्पीकर और मी ही लिसनर रहेगा। ये चीज़ें अगर कंफर्म हो गई तो फिर हमने थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ने की कोशिश की तो एक बात समझ में आई, इसे किस नाम से जानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही आपने एंट्री किया तो एक बात समझ में आई, इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शाबाश, आप इसे क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो सफ़र शुरू होता है यहाँ से, कि अब हमें देखना है कि जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री किए हमें मिला क्या? पर्सनल प्रोनाउन मिल गया गाइस। जैसे ही पर्सनल प्रोनाउन मिला तो एक बात समझ में आ गई कि पर्सनल प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो पर्सन को बताने की कोशिश करता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कौन सा पर्सन हुआ और आप कौन से पर्सन हुए? आपका जवाब आया कि सर आप तो स्पीकर हैं इसलिए फर्स्ट पर्सन, और हम लोग लिसनर हैं इसीलिए सेकेंड पर्सन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी कन्वर्सेशन में दो ही लोग क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक तो स्पीकर और दूसरा लिसनर। अब स्पीकर में सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है और लिसनर में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। अगर मैं अकेले बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा और आई क्या होगा? मैं स्पीकर हूं। लेकिन अगर मेरे साथ और लोग आ गए, कई लोग आकर बोलने की कोशिश किए, तो मैं क्या हो गया? हम सभी लोग वी हो गए और स्पीकर प्लूरल हो गया। लेकिन जो लिसनर होता है वो हमेशा यू ही होता है। क्या होता है? यू ही होता है। चलिए, तो ये बात आपके समझ में आ गई कि कभी भी कन्वर्सेशन में दो लोग एक्टिव होते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर। इसलिए जब हमने आगे समझने की कोशिश की, जो एक्टिव नहीं होता है उसे किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम एक नाम देंगे बड़े प्यार से, नॉन एक्टिव पर्सन। तो चलिए, जब पर्सनल प्रोनाउन की ही बात हमने शुरू कर दिया तो हम यहां पर एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, आई, मी, माई को हमने लिखा, फिर हमने यहां पर वी, अस, आवर को लिखा, फिर गाइज हमने यहां पर यू और यू को, योर को लिखने की कोशिश की। यहाँ पे फिर हमने देखा, यहाँ पर फिर हमने कुछ और प्रोनाउन को लिखने की कोशिश की, जैसे ही हिम और हिज को लिखने की कोशिश की। आगे हमने जब समझा तो सी, हर को लिखने की कोशिश की। जब हमने आगे समझा सी, हर को लिखने की कोशिश की। यहाँ पर होगा इट,
इट्स हो गया, और ये लास्ट में हमने लिखने की कोशिश की दे, देम और देयर को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था जो लोग स्पीक करने की काम करेंगे, जो स्पीक करने का काम करेगा उसे किस नाम से जानेंगे? आपने कहा सरकार स्पीकर, और स्पीकर होता क्या है? फर्स्ट पर्सन। फिर हमने पूछा कि जो सुनने का काम करेगा, जो सुनने का काम करेगा उसे किस नाम से जानेंगे? तो आपने कहा लिसनर। आपने क्या कहा? लिसनर। तो लिसनर को हम क्या मानते हैं? सेकेंड पर्सन। लिसनर को हम क्या मानते हैं? सेकेंड पर्सन। और फिर आपसे मैंने यही पूछा कि जब कन्वर्सेशन में केवल दो ही लोग एक्टिव होते हैं तो फिर तीसरे का क्या मतलब? तो आपने कहा कि सरकार ये तो हमारा थर्ड पर्सन बनेगा, ये तो हमारा थर्ड पर्सन बनेगा, मतलब नॉन एक्टिव पर्सन बनेगा, नॉन एक्टिव पर्सन बन जाएगा, नॉन एक्टिव पर्सन बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि ये तो भाग ही नहीं लेता है। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में बड़ा खूबसूरत हमारे पास कंटेंट आया कि जब हम यहाँ पर स्पीकर को देखते हैं, जैसे अगर आई यहाँ पर रहेगा तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, अगर यहाँ पर लिसनर होगा तो लिसनर के अनुसार बदलेगा। आगे हम एग्जाम्पल में बताएंगे अगले वीडियो में। और अगर यहाँ पर हमारा नॉन एक्टिव आता है ही, सी, इट, दे, तो इसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आज का हमारा एक स्पेशल विशेष कंटेंट मैंने दिया। रेगुलर आपकी वीडियो मिलती रहेगी, और ये जो हमारा कोर्स है मात्र 1199 रुपये में है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको दिया जाएगा। सुपर 40 बैच है। और भी छात्रों को बताइए जो अभी नहीं जानते हैं और वो इस बैच में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेंगे। अब इंग्लिश का महासंग्राम शुरू हो गया है प्रशांत सर के साथ। किसी भी क्वेरी के लिए 94 53 34 42 42 पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।